तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज 12 तारीख है। आज से तकरीबन 26 साल पहले मेरे ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था, जो छोटा राजन की तरफ से करवाया गया था। उसके कुछ सालों बाद, आज से 12 साल पहले, उसी किस्म का एक और हमला एक और पत्रकार पे किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पत्रकार की मौत हो जाती है। हमारे दोनों केसेस में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। मेरे ऊपर भी हमला 11 तारीख को होने वाला था, लेकिन उस दिन मैं घर से बाहर नहीं निकला। जहाँ जाना था वो मीटिंग कैंसिल हो गई, लेकिन हमलावरों के खिलाफ उस मीटिंग की पूरी जानकारी थी। 2.5 घंटे वो मेरे घर के बाहर 11 जून 97 को खड़े रहे। मैं नहीं निकला, तो दूसरे दिन 12 जून को वही टीम फिर आती है और उस दिन मैं उनके सामने आ जाता हूँ। 5 गोलियाँ चलाते हैं मोटरसाइकिल पे आके लोग, जो 5 की 5 गोलियाँ मुझे लगती हैं। कुछ घंटे हॉस्पिटल में रहने के बाद मैं वापस घर आ जाता हूँ। वो कहानी मैं आपको सुना चुका हूँ। पूरा किस्सा आप हमारे एपिसोड नंबर 451 में देख सकते हो। आज इसको याद करने का मौका यह है कि आपसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक वेब सीरीज बनी है स्कूप, उसके ऊपर बात कीजिए, क्योंकि वो कहानी उसी मर्डर केस की है जो दूसरा जर्नलिस्ट, मेरे प्रोफेशन का आदमी, जिसको भी 11 जून को ही मारा गया 2011 को। अब देखिए सिमिलैरिटीज़ कितनी हैं। मैं जल्दी जल्दी आपको दोनों अटैम्प्ट में जो एक ही गैंग से की गई उनकी सिमिलैरिटीज़ आपको बताता हूँ। जे डे पे हमला 11 जून को हुआ। मेरे ऊपर हमला 11 जून को होना था, लेकिन मैं उस दिन घर नहीं से नहीं निकला। दूसरे दिन निकला तो 12 जून को हो गया। 5 गोलियां मुझे मारी गई, 5 गोलियां जे डे को मारी गई। उसको भी मोटरसाइकिल सवार ने आके गोलियां मारी, मुझे भी मोटरसाइकिल वालों ने मारी। उसके केस में भी 9 लोकल लोग शामिल थे और 10 लोग लोकल और 2 बाहर, एक बाहर का 11, छोटा राजन। तो 11 लोग उस चार्जशीट में शामिल बताए गए, जब कुछ लोगों के नाम नहीं होंगे। मेरे केस में भी 11 लोग थे, 9 लोकल थे, 2 बाहर थे, एक छोटा राजन और दूसरा रोहित वर्मा। मेरे केस में जो 9 लोकल लोग थे, 9 के 9 मारे जा चुके। 5 लोग पुलिस एनकाउंटर में मर गए, 4 लोगों को इंटर गैग रिवेलरी में मर गए। दाऊद के लोगों ने मार दिया, इन्होंने उसके लोग मारे, उन्होंने इनको मार दिया। अब जे डे के केस में मुझे मालूम नहीं कौन बचा है, कितने उनमें से कौन मरा नहीं मरा, लेकिन मेरे केस में से 9 के लोकल मारे गए। रोहित वर्मा बैंकॉक में छोटा राजन की जान बचाते हुए खुद अपनी जान दे बैठा। तो एक छोटा राजन मेरे केस में वो आज तक जिंदा है। अब मुझे कोई शिकायत नहीं उससे। जे डे के केस में भी उसी तरह की प्लानिंग की गई जिस तरह की प्लानिंग मेरे केस में की गई थी। मेरे ऊपर 2 बार पहले हमला होते होते बचा, क्योंकि कुछ हालात ऐसे बन गए कि उनको वहाँ काम करने का मौका नहीं मिला। इस 12 जून के हमले के 4 महीने पहले मुझे षणमुख नंदा हॉल, जो मठ जो किंग सर्कल पे है गांधी मार्केट के पास, उसके सामने ईरानी होटल में बुलाया गया। वहाँ पे मुझे गोलियां मारने की पूरी प्लानिंग थी। सिकंदर जो मेन जो लीडर था इस पूरे गैंग का, 9 लोगों का, लोकल मॉड्यूल का, जिसमें माया छलार, राजू चिकना, विल्सन जॉर्ज, ये लोग शामिल थे, और भी थे, 5 लोग और थे। तो इन लोगों ने पूरा घात लगाई थी, लेकिन तभी षणमुख नंदा हॉल का एक शो खत्म हो गया और सैकड़ों लोग वहाँ से निकल के उस एरिया में इकट्ठे हो जाते हैं नाश्ता पानी करने के लिए, और ईरानी होटल पूरा भीड़ से भर गया। उनको मौका नहीं मिला, मेरे से हाथ मिला के चले गए। उसके 2 महीने बाद 4 बंगला के जो सिख सभा गुरुद्वारा है उसके साथ एक बैंक है, पंजाब महाराष्ट्र बैंक की छोटी सी ब्रांच, उसके साथ एक सरदार सिंह सूरी का रियल एस्टेट ऑफिस हुआ करता था।
वहाँ पे मेरे साथ मीटिंग फिक्स की गई और पूरी फील्डिंग लगाई गई। फिर मेरी किस्मत अच्छी और उनकी किस्मत बुरी। वहाँ पे एक आदमी की डेथ हो गई थी, उनको साथ में ही वहाँ पे एक कोई शमशान घाट है, वहाँ लेके जा रहे थे। तो गुरुद्वारा में उसका कुछ पाठ पूजा करना था, तो 250-300 लोगों की भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हो गई, बिल्कुल गुरुद्वारे के बाहर जहाँ पे ऑफिस था। तो उस दिन भी इनका वो मौका निकल गया और फाइनली 11 जून को मैं घर से बाहर नहीं निकला और 12 जून को मेरे ऊपर हमला किया गया। उसी तरह मेरे पास पूरी जानकारी है कि जे.डे के ऊपर भी इसी तरह से एक हमला नाकाम हो गया था। 12 जून के 2-2.5 महीने पहले छोटा राजन ने अपनी एक टीम को जिम्मेदारी दी थी जे.डे को रास्ते से हटाने की, और उस टीम का लीडर था मोहम्मद अली और एक राणे, और उसका पूरा नाम लड़के का मुझे याद नहीं आ रहा। ये वही टीम थी जिसने उन दिनों में छोटे मियाँ पे फायरिंग की थी और आसिफ दाढ़ी के ऊपर फायरिंग की थी और दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर के ऊपर फायरिंग की थी। ये वही टीम थी, इनको लगाया था काम पे, लेकर उनके पास दूसरे और बहुत काम थे, उनमें ज़्यादा ध्यान दिया उन्होंने, और उसी चक्कर में छोटा राजन के इन बंदों का जे.डे के खिलाफ प्लान कामयाब नहीं हो सका। काफ़ी दिन इसकी रैकी की गई, इसके पीछे चलते रहे, लेकिन मौका नहीं मिला। और बाद में जब छोटा राजन को लगा कि ये लोग कामयाब नहीं हो रहे या पूरा ध्यान नहीं दे रहे, तो उसने दूसरी टीम पर पैर की, जिसकी जिम्मेदारी इसने सतीश कालिया को दी। इसलिए उसको तमिलनाडु से बुलाया गया और उसके साथ बंदे दे के, हथियार दे के बिल्कुल उसी तरह से काम करवाया गया जिस तरीके की प्लानिंग मेरे केस में की गई थी। अब बात करते हैं स्कूप की। स्कूप क्या होता है? स्कूप होता है एक बहुत बड़ी खबर को अंदर से निकाल के लाना, वो जो आज तक किसी को पता नहीं, आप उसको निकाल के लाए हो। सुपर एक्सक्लूसिव जिसको कहते हैं, बिल्कुल अंदर की बात, उसको कहते हैं स्कूप। लेकिन इस सीरीज़ का नाम स्कूप क्यों रखा गया मुझे जो समझ में नहीं आया। इसमें स्कूप वाली तो कोई बात ही नहीं है, एवरीथिंग इज पब्लिक डोमेन, सबको पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरी कहानी है। जैसे मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि मैं फिल्में, सीरीज़, वेब सीरीज, सीरियल नहीं देखता हूँ, ना सिनेमा में जाके देखता हूँ, ना घर में बैठ के देखता हूँ, क्योंकि देखने का इंटरेस्ट आपका तब बनता है जब आपको उसकी कहानी पता ना हो। इसके पहले भी आपने मुझे बहुत कहा था, जब एक माफिया कुछ करके आई, मुंबई माफिया, जब माफिया कोई ऐसी करके कोई फिल्म आई थी, कि आपने वो वेब सीरीज थी शायद, कि आप उसको देखिए और उस पर एक एपिसोड बनाइए। लेकिन मैं क्यों देखूँगा उसको? जो चीज़ें मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ उससे बेहतर कौन क्या बताएगा। और जब वो सीरीज बन रही थी, मुझे उसके प्रोड्यूसर्स ने अप्रोच किया था कि आपकी हमें मदद की ज़रूरत है, आपकी हमने इंटरव्यू भी करनी है। लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि वो लोग पैसा देने को तैयार नहीं थे और मैं फ्री में काम नहीं करता हूँ। मैं तो मेहनत का आदमी हूँ, मेहनत करता हूँ, अपनी मेहनत की कमाई मांगता हूँ। तो उन लोगों ने पैसे देने से इनकार कर दिया, मैंने काम करने से इनकार कर दिया। और पता नहीं कैसे चली नहीं चली मुझे नहीं मालूम, ना मैंने वो देखी। अब क्या मुझे क्या दिखाओगे उसमें? दाऊद कौन था, छोटा राजन कौन था, छोटा स्टील कौन है, इसका छोटा कौन है, बड़ा कौन है? मैंने सबको देखा हुआ है, सबके साथ बैठ के बातें की हुई हैं, तो उसमें क्या दिखाओगे मुझे? मैं क्या देखूंगा उसमें? उसी तरह स्कूप, मुझे बहुत से लोगों ने कहा आप देखिए। आज मुझे किसी ने बताया कि वो ये कोई फिल्म नहीं है, वेब सीरीज़ है और उसके 6 सीरियल्स हैं। अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं एक एक घंटे के या 40 मिनट जो भी ड्यूरेशन होगी इतने घंटे उसको देखने पे ज़ाया करूं। वो सब बातें जो मैंने ऑलरेडी देखी हुई हैं मुझे पता है। ऐसी कोई बात नहीं हो सकती उसमें जिसका मुझे इल्म नहीं है, तो मैं क्यों देखूं? और देख के मैं अपना दिमाग खराब क्यों करूं? मुझे मालूम है जब ऐसी चीज़ें फिल्म के लिए बनाई जाती हैं, सेलुलर के लिए, टीवी के लिए,
उसमें काफ़ी सारा मसाला भरा जाता है और मुझे वो मसाला अच्छा नहीं लगता है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं फिल्म इंडस्ट्री के, टीवी के, जो मसाला फिल्म बनाना चाहते हैं, मैं मना कर देता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले एक मित्र आए थे मुंबई से, बहुत सीरियल बनाए हैं उन्होंने, बड़ा प्रेस्टीजियस उनका एक प्रोडक्शन हाउस है। वो कहते हैं आपकी ज़िंदगी पे बनाना है लेकिन उसमें हमें एक फीमेल कैरेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने कहा वो कैसे भाई, मेरा तो कभी कोई लव अफेयर हुआ ही नहीं ज़िंदगी में, ना मेरे साथ किसी लड़का कोई लड़की को भी चक्कर रहा है, तो फीमेल लीड क्या बनाओगे मेरे साथ। बोलते आपकी एक असिस्टेंट बना देते हैं जो आपके साथ लड़की काम करती है। तो मैंने कहा फिर मेरी आधी बातें तो आप वो लड़की के मुँह से कहलवा दोगे। नहीं, बोलते ऐसे सीरियल में एक लड़की का, हीरोइन का होना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। जो बातें मेरे साथ आप करना चाहते हो, जो इतिहास, हिस्ट्री, इंसिडेंट्स मैंने देखे हैं, वो मेरी असिस्टेंट बना के एक नकली करैक्टर क्रिएट करके उससे आप दिखाओगे तो पूरी अथेंटिसिटी मर जाएगी। और वो लड़की जिसने कभी हाजी मस्तान को, कभी करीम लाला को, दाऊद को, छोटा राजन, छोटा स्टील बड़ा राजन को देखा नहीं, उसके मुंह से आप कहला दोगे कि करीम लाला ऐसे बात करते थे, उन्होंने ये कहा, उस मीटिंग में ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ये कोई ऑथेंटिक बातें नहीं है। मैं इस बात में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बहुत जोर लगाया उन्होंने, अच्छे खासे पैसे मुझे एडवांस देने के लिए साथ में लाए थे, लेकिन मैंने नहीं किया, मना कर दिया। तो जब आप कोई काम करते हो उसमें ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। हवा में बातें करने से सच्चाई और अच्छी नहीं हो जाती है बल्कि हल्की पड़ती है। तो दोस्तों ये स्कूप मैंने इसलिए नहीं देखा क्योंकि मैं कोई भी फिल्म नहीं देखता हूँ। मैंने संजय दत्त पे जो फिल्म बनी थी, वो उसकी बायोग्राफी के ऊपर, उसकी ज़िंदगी के ऊपर, संजू क्या नाम था उसका, बहुत लोगों ने मुझे बोला वो फिल्म देखी, आपने उसको एक्सपोज किया था, बहुत सी बातें उसमें, एक प्रेस वाले का करैक्टर भी बनाया, वो भी देखिए। तो भैया मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों दूँ। एक फिल्म आई थी हिंदी की, जीत, सनी देओल की, उसमें शुरू शुरू में ही एक पत्रकार का करैक्टर है जिसको बलजीत परमार का नाम दे दिया गया था। तो मुझे लोगों ने बोला आपका नाम लिया हुआ फिल्म देखिए। मैंने क्या देखना है यार, मेरा नाम ले लिया ख़त्म हुआ। वो नाम देख के मैं खुश थोड़ी हो जाऊंगा कि मेरा नाम लिया उसमें। अब उनको अच्छा लगा होगा, उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। एक और फिल्म आई थी उन्हीं दिनों में, एक वीरू देवगन के बेटे की, अजय देवगन की, आज का गुंडा राज। उसमें जो इसका हाईलाइट होता है हीरो का, मुझे बताया किसी ने फ़ोन करके, तो छोटे से कमरे में चारों तरफ दीवारों पे न्यूज़पेपर की कटिंग्स लगी हुई हैं और वो सब कटिंग्स वो हैं जो मेरी डिफरेंट अखबारों में छपी हुई कहानियाँ थी। उनके ऊपर बलजीत परमार आप पढ़ भी सकते हो। मेरा बॉम्बे न्यूज़पेपर की जो मेरा अपना अखबार था, उसकी कटिंग सब दीवारों पे लगी हुई है उस फिल्म में। मैंने फिल्म नहीं देखी, मुझे बताया लोगों ने। खैर, मैं यकीन रखता हूँ अपने काम में, और वो परफेक्ट काम होना चाहिए। अब कम काम करो लेकिन पाए का करो। तो इस स्कूप में क्या हो सकता है मुझे मालूम है, मुझे देखने की जरूरत नहीं, बिना देखे बता सकता हूँ उसमें क्या होगा। उसमें जिक्र किया होगा शुरू से लेके अंत तक जेडी की ज़िंदगी का, और साथ में जो छोटा राजन के कारिंदे थे जो एजेंसीज के साथ मिलकर काम करते थे, उनका सबका जिक्र होगा। और जो जर्नलिस्ट की रवैलरी चलती है, जो गलत बात है, रवैलरी होनी नहीं चाहिए। दो जर्नलिस्ट में दुश्मनी का मतलब ही नहीं। अब को वर्कर्स हो, अब कंपटीशन करो, अपने काम से दूसरे से आगे बढ़ो, ना कि दूसरे को नीचा गिरा के टांगते। इसमें नो लेग पुलिंग। अब काम करो, बढ़िया काम करो, आगे बढ़ो, लोग आपकी इज्जत करेंगे, ज़माना आपका साथ देगा। लेकिन इसमें मुझे मालूम है लेग पुलिंग की बात हुई है पूरी कहानी में, और इन लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं इनको कभी मिला ही नहीं हूँ, ना तो कभी जे को मिला हूँ, ना मैं कभी दिगना बोरा को मिला हूँ, ना पहले वो जो मुंबई माफिया आया था उसके जो करता धरता थे, जो उनका भी काम किया, हुसैन जैदी ना, उसको कभी मिला हूँ। हमारे टाइम में ये पैदा ही नहीं हुए थे। 97 में मेरे ऊपर अटैक होता है, 93 में मैं अपना अखबार शुरू करता हूँ। डेली अखबार जहाँ काम करता था वो छोड़ के, काम इतना था कि मुझे प्रेस क्लब जाने का वक्त नहीं था।
और ये लोग सब प्रेस क्लब में बैठ के वहाँ कॉटरी चलाते थे, तो मैं इनको कभी मिला ही नहीं। 97 में मेरे जाने के बाद ये लोग कहीं पत्रकार बने हैं। मैं इंग्लैंड चला गया और इनको पत्रकार बन के क्राइम रिपोर्टर बन गए। जे शायद थोड़ा पहले आ गया था, लेकिन मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। मैंने इनके काम को ही नहीं देखा, लेकिन इन्होंने अगर कोई बड़ा स्कूप किया होता, वो बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी की होती, कुछ अंदर की बात निकाल के लाए होते, तो मेरे तक जरूर पहुंचता। अब जब मुझे इनकी एक भी स्टोरी मालूम नहीं है, तो मैं कैसे मान लूँ कि बहुत बढ़िया, बहुत उच्च कोटि के पाई के क्राइम रिपोर्टर थे। जे को मैं कभी नहीं मिला, ना इन दोनों को। 2005 में मैं वापस आता हूँ, जुलाई में DNA अखबार शुरू होता है। 15 अगस्त को मैं उसमें ज्वाइन करता हूँ और 6 साल तक मैंने वहाँ पे नौकरी किया, सीनियर लेवल पे काम किया। फिर से एक्टिव हुआ मुंबई में आके, तो पता चला कि एक जे है, एक हुसैन जैदी है, और एक कोई जिगना वोरा है। मैंने कोशिश की इनकी, जो उस समय में कंप्यूटर पे नेट पे जो चीज़ें अवेलेबल थी, तो कोई ऐसी मुझे स्टोरी नहीं लगी जिसको देख के मैं वाह कहूँ या ताड़ियाँ लगाऊँ और इनको फ़ोन करके मुबारकबाद दूँ। उन्हीं दिनों में एक जे की किताब हमारे पास आई, छपी थी नई नई, रिव्यू के लिए। 2 किताबें लिखी हैं उसने, शायद एक ज़ीरो डायल और एक A to Z ऑफ अंडरवर्ल्ड समथिंग। उनमें ज़ीरो डायल मेरे जब मुझे दी गई कि आप क्राइम के सीनियर आदमी हो इतने, इसका रिव्यू कर दीजिए। मैंने जब ज़ीरो डायल लिखा देखा कवर पे, मैं समझ गया कि इस आदमी ने मेहनत नहीं की है। हर पुलिस स्टेशन में एक नॉन पुलिसमैन होता है, उसको कहते हैं ज़ीरो नंबर, ज़ीरो डायल नहीं कहते। ज़ीरो नंबर का मतलब ये होता है क्योंकि हर कांस्टेबल का एक बेल्ट नंबर होता है। मुंबई में हर सिपाही, नायक, हवलदार, ASI तक के लोगों का बेल्ट नंबर होता है, जो उनकी बेल्ट पे लिखा भी होता है। उनके जो सर्विस रिकॉर्ड होता है वो उसी नंबर पे चलता है। जब कोर्ट में कोई पेपर उनके जाते हैं उसमें भी लिखा होता है हवलदार नाम सो एंड सो, बेल्ट नंबर, पट्टा नंबर सो एंड सो। तो इस पुलिस स्टेशन में जहाँ हर आदमी का एक नंबर होता है, उसमें एक ऐसा शख्स होता है जो पुलिस वालों के छोटे मोटे काम पुलिस स्टेशन में करता है। क्योंकि वो पुलिस का मुलाजिम नहीं होता, इसलिए उसका नाम पुलिस स्टेशनों में ज़ीरो नंबर रखा जाता है। उसको नाम लेके कोई नहीं बुलाता, ताकि जिन लोगों से सौदेबाजी की जाती है, जिन लोगों से पैसा लिया जाता है, जो बीच में आपके मैसेजेस इधर से उधर, उधर से उधर पहुंचाता है, उसकी आइडेंटिटी को सेफगार्ड करने के लिए उसका नाम नहीं लिया जाता, उसको ज़ीरो नंबर कह दिया जाता है। तो मैं समझ गया जिस शख्स ने इतनी मेहनत नहीं की कि वो एग्जैक्ट उसका मीनिंग जो है, पर्पस मतलब वो समझ ले, तो इस किताब में क्या होगा। तो जब मैंने वो पढ़नी शुरू की, थोड़े 5-7 पेज पढ़े, तो उसका जो सोर्स था वो बहुत छोटे लेवल के सोर्सेस थे। कोई किसी छोटे मोटे खबरी के बयान से, और कुछ जो इंसिडेंट बयान किए हुए थे वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट थे। एक बात चलती चलती कहीं से कहीं पहुंच जाती है, वहाँ से कहीं पहुंच जाती। तो मैंने उसके बाद थोड़ी सी एक और उसमें कोई राइटिंग थी जिसमें ये लिखा हुआ कि समर खान का जो मर्डर था, और अमीरज़ादा का जो मर्डर था, वो 1983 में हुआ। उसके बाद शबीर खान कबदाऊ के भाई का मर्डर 83 में हुआ। पता नहीं ऐसे 3-4 बातें, डेट ईयर गलत लिखे हुए। अब साबिर का मर्डर 91 में होता है, मनिया सुरवे 81 में होता है, मनिया सुरवे 82 में मारा जाता है, और अमीर ज़ादा 83 में मारा जाता है। उसमें सबको 83 लिखा हुआ था। तो मैंने कहा ये आदमी ने बराबर मेहनत नहीं की, ये सुनी सुना ये बातों पे ज़्यादा यकीन रखता है। तो मैंने लोगों से पूछना शुरू किया कि भाई ये बताओ इसने काम क्या किया है। तो किसी ने कहा कि इसने कोई ऑयल माफिया के ऊपर बहुत बड़ी स्टोरी की है, एक्सपोज किया है। मैंने सब नेट छान मारा, मुझे कहीं नहीं मिली।
लेके मेरी स्टोरीज मुझे नज़र आने लगी, जिससे मैंने कहा था कि 10,000 का करोड़ का हर साल नकली पेट्रोल महाराष्ट्र में बिकता है, उसमें बेचने वाले कौन है, ये वो सब मैंने वो डिस्कस किया हुआ था, और काफ़ी सारी स्टोरीज थी। तो कहने का मतलब ये है, तो मैंने एक फिर ये देखने की कोशिश की कि इनके साथी कौन है। अंग्रेजी की कहावत है कि पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो जब मैंने इसके साथियों की कुंडली देखी, वो सब बहुत तकरीबन सब के सब लोग ऐसे थे जो एक तरीके से डिस्कार्ड किए जा चुके थे। उनके अखबार वालों ने निकाला हुआ था, कुछ उनके करैक्टर की वजह से, कुछ उनकी शरारतों की वजह से। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, एक आध को छोड़ के बाकी सबका जो जर्नलिस्टिक पास था वो कोई ज़्यादा साफ सुथरा नहीं था। उनको मैं जानता था अच्छी तरह, क्योंकि किसी न किसी दौर में उन्होंने मेरे साथ काम किया, और सब के सब मेरे जूनियर थे, कोई मेरा सीनियर नहीं था। दारू के अड्डों में बैठ के दारू पीनी, सट्टे वालों से पैसे लेने, दूसरे वो जो मटका वटका लगता उनसे पैसा लेने, दारू वालों से पैसा लेना, हफ्ता लेना, फ्री में खाना, फ्री में पीना। और वहाँ पे मतलब अजीब सी लाइफ स्टाइल था उनका, जिनको वो बिंदास लाइफ स्टाइल कहते थे। और वो कितने कहानियाँ ऐसे सुनाते थे जैसे अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ को मिल के आए हों, या रॉ के चीफ को मिल के आए हों, या CIA के बहुत बड़े आदमी से के साथ खाना खा के आए हों। क्योंकि मैं उनको जानता था, उनका मैं पैदाइश देखी हुई थी जर्नलिज्म में, तो मैं उनकी बातों पे हंसता था। अब खुद अपनी बड़ाई तो मेरे सामने कर नहीं सकते थे, तो जहाँ तो JD की बात छेड़ लेते थे, जहाँ हुसैन जैदी की, या किसी और की। तो मैं उनको बोल देता था, भैया उनको, आप उनके चेले हो तो उनके चेले रहो, मेरे साथ बात क्यों करते हो, मैंने क्या लेना देना इनसे, मैं अपना काम करता हूँ, अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, मैं कभी कोशिश ही नहीं की इनको मिलने की। मुझे इनके मैसेज आए 3-4 बार कि फलां आदमी आपको मिलना चाहता है, किताब लिख रहा है, उसको आपकी हेल्प चाहिए। मैंने कहा मैं तो खुद अपनी किताब लिख रहा हूँ, मैं उनकी हेल्प क्यों करूँगा। और जिस आदमी को मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, और जिस आदमी में इतनी ईमानदारी नहीं है कोई सीधा मेरे से बात कर सके, तो मैं उसके साथ काम कैसे कर सकता हूँ। सो इस कूप की पूरी कहानी मुझे पता। बहुत बे बहुत मतलब दर्दनाक हादसा। किसी भी इंसान को इस तरीके से मारना नहीं चाहिए, जैसा भी इंसान हो, कोई भी हो। पत्रकार था, उसका एक अपना प्रोफेशन है, आप अपना काम करते हो, स्मगलिंग करते हो, एक्सटॉर्शन मांगते हो, सब करते हो, आप अपना काम करते रहो। पत्रकार का काम नहीं होता किसी क्रिमिनल को सुधारना, या उसके साथ बैठ के दारू पीनी, ये करना वो करना, छोटा हो या बड़ा हो, या उनके साथ पर्सनल लेवल पे दोस्तियां रखनी। एक प्रोफेशनल रिश्ता रखो जिसमें कोई लिंक विंक नहीं होना चाहिए, कंटैक्ट बना के रखो, अच्छी बात होती है, लेकिन कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए किसी तरीके की। तो इन लोगों को एक दूसरे से ऊंचा रहने के लिए, इनको ये लगता था कि मैं उसके करीब जाऊंगा तो उसकी इंटरव्यू करूंगा, उसकी बातें सुन के फिर दूसरे के ऊपर रौब जमाऊंगा। तो ये एक की बात दूसरे को बताते थे अपने नंबर बनाने के लिए, वो फेवर लेने के लिए। और जब मैंने देखा कि ये लोग कौन है, सब इतनी कॉटरी में काम कर रहे हैं, तो पता चला कि उनमें से ज़्यादा लोगों ने उस इलाके के सबसे महंगे पॉश कॉलोनी में, हीरानंदानी गार्डन में फ्लैट ले रखे हैं, जिनकी सैलरी उस ज़माने में मेरे से आधी सैलरी होती थी। वो आदमी ने कहाँ से इतना पैसा आया, इतने बड़े बड़े फ्लैट, 3-3, 4-4 करोड़ रुपए के फ्लैट। उस ज़माने में 5-6 हज़ार जो सैलरी थी वहाँ से शुरू किए हुए लोग बाद में 30-40 हज़ार भी कमाते होंगे, 4 करोड़ का फ्लैट कहाँ से आ गया भाई। तो ये बातें बहुत हैरान करने वाली थी, लोग इन बातों पे ध्यान नहीं देते, और अब फेस वैल्यू पे ले ले। तो एक रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर जूनियर को बोलता है कि मैंने तो अभी अभी DG से बात की है, अभी मुझे लाल कृष्ण आडवाणी का फ़ोन आया था, अभी मनोज गुप्ता का फ़ोन आया था, अभी सुनील दत्त का फ़ोन आया, नेम ड्रॉपिंग का। इन लोगों का एक अजीब तरीका बन गया था काम करने का, और कहीं ना कहीं वो एक कारण बना
जिसकी वजह से जो लोग एक्सपोज हुए, दुश्मनों को मौका मिला इनके ऊपर हमला करने का। मैं इस हमले की पूरी तरह से निखेधी करता हूँ, नहीं होना चाहिए। और मैं हमेशा गैंगस्टर को बोलता था कि हम आपके काम में दखल नहीं देते, आप हमारे काम में दखल क्यों देते हो। जब किसी रिपोर्टर की मुझे शिकायत आती थी कि सर ये दुबई से मुझे धमका रहा है ऐसे मेरा, तो मैं वापस फ़ोन करता था कि आप उस बंदे को क्यों धमका रहे हो, डरा रहे हो, वो ये काम नहीं करना चाहिए आपको। तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए आपकी कि आप किसी डॉन को, किसी बड़े अंडरवर्ल्ड के लीडर को ये कह सको कि आप हमारे दोस्तों को धमकी मत दिया करो, मैंने ये काम किया और उन्होंने मेरी बात मानी है। तो ये एक करैक्टर आपको खुद बनाना होता है। अब ये स्कूप की पूरी कहानी क्या है ये आपको कल सुनाऊंगा। आज बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया कि जिन लोगों के ऊपर फिल्में बनती हैं या वेब सीरीज बनती हैं उनका अपना करैक्टर क्या होता है। तो इंतज़ार कीजिए कल तक। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।